हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 13 आज स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है? पर्सनालिटी मीन्स जिस तरीके से आप सोचते हो, आप रिएक्ट करते हो, फील करते हो, आपका एटीट्यूड हो गया और आपका बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी में आ जाती हैं। दो चीज़ों के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, करेक्टर और टेम्परामेंट। करेक्टर का मतलब होता है कि आपके मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप किस चीज़ को सही या गलत मानते हो, वो आपका करेक्टर हो गया। टेम्परामेंट क्या हो गया कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, मतलब इरिटेबिलिटी, जैसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है और कितनी जल्दी अडेप्ट करते हो, वो टेम्परामेंट हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग है, पर्सनालिटी इन चीज़ों में नहीं आती। बस टेम्परामेंट का प्लस ये बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। तो टेम्परामेंट जेनेटिक्स की वजह से डेवलप होता है और पर्सनालिटी के ऊपर एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें मिला के पर्सनालिटी बन जाती है। ये नहीं कि पर्सनालिटी को आप टेम्परामेंट और करेक्टर को माइनस कर दो तो पर्सनालिटी के अंदर ही करेक्टर आता है, पर्सनालिटी के अंदर ही टेम्परामेंट आता है, लेकिन आप टेम्परामेंट को पर्सनालिटी के बराबर नहीं कर सकते। टेम्परामेंट बहुत छोटा पार्ट है पर्सनालिटी का, करेक्टर भी बहुत छोटा पार्ट है। किसी का करेक्टर और टेम्परामेंट कैसा है, उसके साथ प्लस उसका कल्चर, प्लस उसके एटीट्यूड, प्लस उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें मिलजुल के पर्सनालिटी बनती है। पर्सनालिटी में सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस और गैलन का ही आता है हमेशा, जब भी हम पर्सनालिटी शुरू करते हैं, कि उन्होंने हमको बोला था कि 4 ह्यूमर्स हैं बॉडी में, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लैम। तो हमारी पर्सनालिटी को इसके हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि 4 तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा है, जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा है, किसी के अंदर येलो बाइल ज़्यादा है, किसी के अंदर फ्लैम ज़्यादा है। तो हिप्पोक्रेटिस ने और गैलन ने ये किया था। उसके बाद काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव आ गए अलग अलग पर्सनालिटी को लेके। जैसे साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव जो बोलता था कि, इस पर्सपेक्टिव में ये था कि फ्रॉइड ये कह रहे थे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, प्लस जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो वो सब चीज़ें मिला के हमारी पर्सनालिटी बनती है। फिर बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है, जो कहता है कि जो पर्सनालिटी है उसका ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट जो हमें स्टिमुलाई हमारी तरफ देता है, हम जो रिएक्ट करते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट की बात करते हैं, ये एनवायरनमेंट को इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं, दोनों के अगेंस्ट है ये, साइकोडायनेमिक की और बिहेवियरिस्ट के भी। साइकोडायनेमिक जैसे ये बोलते हैं कि अनकॉन्शियस, तो ह्यूमनिस्टिक बोलता है कॉन्शियस। बिहेवियरिस्टिक बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का वो है, कंट्रोल है। ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं कि अपना खुद का कंट्रोल है, एनवायरनमेंट का नहीं है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जैसे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की बात होती है, वो बोलते हैं कि हमारा अपने ऊपर खुद का कंट्रोल है, हमारी फ्री विल है, हम अपने आप को जितना अच्छा कर सके, सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके। ये हमारे सबके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, इनकॉन्शियस कुछ नहीं है। तो इसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है। ट्रेड पर्सपेक्टिव है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, कि इस पर्सपेक्टिव में बोला गया है कि तीनों ही थ्योरीज जो ऊपर बात करी है, उन तीनों के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब कि जो कह सकते हो कि हमारे फीचर्स हैं, जैसे किसी चीज़ में फीचर्स होते हैं, वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ऐसे ही लिविंग थिंग में जो फीचर्स हो गए वो उसके ट्रेड्स हो गए, जो बायोलॉजिकली भी डिटरमिंड होते हैं और एनवायरनमेंट का भी असर होता है। तो ट्रेड थ्योरी दोनों को ही लेकर चलती है। तो शुरुआत इन्होंने पहले फ्रॉइड की साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रखा है कि वो पहले जो थे उनका जो बर्थ हुआ था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में हुआ था, बाद में वो वियना शिफ्ट हो गए थे। वो खुद भी जू थे, तो अपना वो उससे बचने के लिए जूइश को उस टाइम पे, जैसे जर्मनी में जूइश को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, वहाँ से बचने के लिए ये वियना में आ गए थे। जो इनके पेरेंट्स थे तब ये बहुत छोटे थे, तो ये उस एज के थे जहाँ वो विक्टोरियन एज जिस नाम से जाना जाता है, अगर आपने पढ़ा हो या कभी सुना हो, तो उस एज के टाइम के हैं ये फ्रॉइड। और इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया था अपने इनर डिज़ायर्स को, और इनके जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके इनर डिज़ायर, सेक्सुअल कंफर्ट, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया था अपनी थ्योरी के। और ये हो सकता है कि उस टाइम का एनवायरनमेंट जो था उससे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है हर पर्सन की जो भी थ्योरी होती है उसमें, तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी बिल्कुल ठीक बैठती थी, क्योंकि उस टाइम पे
सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत रिप्रेस किया जाता था, तो उस वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होते थे बहुत ज़्यादा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर वो जो डेवलप होते थे, फिर लोग फ्रॉइड के पास आते थे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। तो उससे फ्रॉइड को यही पता चलता था कि जो इनके सेक्सुअल ऑब्सेशन है, डिज़ायर्स है, उनको रिप्रेस करने की वजह से इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपनी थ्योरी में। तो इन्होंने क्या बोला था कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर जो भी थॉट्स होते हैं वही हमारी पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। उसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो वो हो गया जो हमें पता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या याद है, वो कॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस हो गया जो हमें नहीं पता बिल्कुल भी, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, वो हो गया अनकॉन्शियस। ये एक मॉडल आपको दिखेगा कई बार फ्रॉइड का, जिसको आइसबर्ग मॉडल बोला जाता है। आइसबर्ग मतलब उन्होंने बोला है कि ये हमारा माइंड है, ये अनकॉन्शियस हो गया, जिसको बहुत ही मुश्किल है बाहर निकालना। इसके अंदर जो बातें हैं, जो कि इड इन्होंने बोला है। इड क्या है? जो हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं सारे, जो हमें चाहिए होता है, सारी ग्रेटिफिकेशंस होती हैं, वो इड है। तो वो यहाँ है अनकॉन्शियसली, जो हमें हमें नहीं पता, डायरेक्टली नहीं पता कि हमारे क्या डिज़ायर्स हैं, लेकिन ये हमारी बिहेवियर में नज़र आता है। तो डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव मटीरियल। फिर आ जाता है प्री कॉन्शियस मटीरियल जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस के नीचे नीचे हल्का हल्का जो एरिया है, ये प्री कॉन्शियस लेवल है। और फिर आता है कॉन्शियस लेवल, जो हमें बाहर जो नज़र आता है, जो हम दूसरों को दिखाते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि सब चीज़ें हम क्या करते हैं। तो ये आइसबर्ग मॉडल भी इसको बोलते हैं, जो फ्रॉइड का पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन्होंने अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस दिखाया हुआ है। प्लस इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को भी इसी में डिवाइड कर दिया है। इड तो टोटली अनकॉन्शियस है, और जो सुपर ईगो और ईगो है, ये दोनों के बीच में आती है, कॉन्शियस की और प्री कॉन्शियस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ये वाला भी जो मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसको आइसबर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि Freud theorized that there is a part of a mind that remains hidden all the time, surfacing only in the symbolic form in dreams. तो जो चीज़ हमारे अंदर हिडन है, अनकॉन्शियस माइंड में है, वो ड्रीम्स में नज़र आती है। तो हम जो सपने देखते हैं, वो सारी चीज़ें वही है जो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर दबी हुई हैं, और वो हम भूल जाते हैं, इसलिए तो वो हमारी मेमोरी में नहीं रहती है। उसको याद कराने के लिए हमें किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, किसी काउंसलर के पास जाना पड़ता है, और वही ज़्यादातर हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें हैं। ये फ्रॉइड की थ्योरी है। और डिविजन्स ऑफ पर्सनालिटी में जो इन्होंने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, इड, सुपर ईगो और ईगो में, तो ये इसमें डिविजन्स में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रॉइड की जो स्टेज है उसको इड बोलते हैं। इड का मतलब लैटिन में ये वर्ड है इड, जिसका मतलब है इट। तो इड में इन्होंने क्या बोला हुआ है फ्रॉइड ने, कि इड का मतलब है कि वो एक प्लेजर सीकिंग या एक ए मॉरल पार्ट है। ए मॉरल मतलब जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है पर्सनालिटी की, तो ए मॉरल पार्ट है, और ये बर्थ से ही हमारे अंदर होता है, मतलब जब से हम छोटे होते हैं तब से ही हमारे अंदर होता है। और उसमें ये सारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स आती हैं। बायोलॉजिकल ड्राइव्स मतलब, ड्राइव्स का मतलब है जो हमें चाहिए होता है, जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है कुछ एक्शन लेने के लिए, वो ड्राइव होती है। तो जैसे हंगर ड्राइव है, भूख लग रही है तो बच्चा रोने लग जाता है, हंगर ड्राइव हमारे अंदर होती है बचपन से। थर्स्ट ड्राइव होती है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाने की। सेक्स ड्राइव होती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉइड थॉट बेबीज हैव सेक्स ड्राइव। क्या फ्रॉइड ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि बाय बर्थ या बेबीज के अंदर भी ये सेक्स ड्राइव होती है? तो यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि सेक्स ड्राइव का मतलब फ्रॉइड का ये था कि जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर भी प्लेजर ड्राइव होती है। प्लेजर मतलब वो चीज़ें जो जिससे उन्हें अच्छा लगे, जिससे उन्हें एक प्लेजरेबल सेंसेशन फील हो। तो यहाँ पे सेक्स का मतलब डायरेक्टली सेक्स नहीं है, इसका मतलब है प्लेजर ड्राइव। तो प्लेजर सीकिंग क्रिएचर्स होते हैं इन्फेंट, क्योंकि उनको हर वो चीज़ चाहिए होती है जिनसे उनको अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल है सकिंग या चूइंग हो गया, किसी चीज़ को मुंह में चबाना डाल के सकिंग हो गया, ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जो कि प्लेजर ड्राइव के अंदर ही आता है। और प्लस उनके अंदर इड इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वो इतने डिमांडिंग होते हैं, इरेशनल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं।
उनके नीड्स इमीडिएटली सेटिस्फाइड होने चाहिए, और वो किसी और के नीड्स की परवाह नहीं करते हैं। उस टाइम पे उनको खैर समझ भी नहीं होती है, परवाह तो वो तब करेंगे जब समझ होगी। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इड से कंपेयर किया गया है। इड को बच्चों से, और बच्चों के अंदर इड होता है, ये चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे माइंड का जो पार्ट होता है इड, वो बच्चों की तरह होता है, उसको प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको प्लेजर चाहिए होता है सिर्फ, और उसको इमीडिएटली अपने नीड्स की ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, कि जो उसको चाहिए वो पूरा होना चाहिए उस टाइम पे। फिर आ जाता है ईगो वाला पार्ट। ईगो मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो वो काम करता है जिससे इड को सेटिस्फैक्शन मिले। तो जैसे इन्फेंट हंगरी होता है, या फिर वो गीला होता है तो वो रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है तो फटाफट से जो लोग होते हैं उसको जाके अटेंड करते हैं, उसके केयर गिवर उसको चेंज करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। बट एज इन्फेंट्स बिगिन टू ग्रो, एडल्ट स्टार्ट डिनाइंग देम इन देयर एवरी विश। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी सारी विश तो पूरी होती नहीं है, धीरे धीरे उसको मना करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ों को उसको बोलते हैं नहीं खाना है, कुछ चीज़ों को बोलते हैं नहीं मिलेगी, नहीं छेड़ना है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो उसको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जो पहले मेरी जितनी भी चीज़ें थी जो पूरी हो रही थी, मेरे नीड्स सारे पूरे हो रहे थे, डिमांड पूरी हो रही थी, अब वो नहीं हो रही है। और इड जो है ना, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इड जो है हमारे अंदर वो कहता है मुझे तो चाहिए ही। और ईगो उसको रियलिटी दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो ईगो एकदम रियलिटी के ऊपर बात करता है कि सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती है जो तुम मांग रहे हो। तो डील विद रियलिटी द सेकंड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप। तो ईगो डेवलप होती है, जिसका मतलब लैटिन में होता है आई। आई यानी कि कॉन्शियस पार्ट है, रैशनल पार्ट है, बहुत लॉजिकल पार्ट है। और वो इड को समझाता है कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। रियलिटी मतलब हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों से आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ पूरी नहीं करनी चाहिए। That this means that sometimes ego decides to deny the its desires because the consequences would be painful। तो क्या होता है, कई बार ईगो उस चीज़ को नहीं पूरा करता है जो इट को चाहिए, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है उसको पनिशमेंट मिल जाए। For example, while an infant might reach out and take an object despite its parents' protest, a toddler with developing ego will avoid taking the object when the parent says no। तो जैसे छोटा बच्चा इन्फेंट है, वो तो वो चीज़ों को छेड़ेगा जो पेरेंट्स ने मना की, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, उसके अंदर सिर्फ इड एक्टिव है। लेकिन जब वो टॉडलर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर ईगो भी एक्टिव हो जाएगी, तो जो उसको बताएगी कि वो चीज़ नहीं छेड़नी है क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया है, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो वहाँ पे ईगो भी आ गई अब, जो रियलिटी की बात कर रही है कि उस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। फिर आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है मॉरल वॉचडॉग, जो मॉरल वैल्यूज़ हमें समझाता है। तो सुपर ईगो क्या करता है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो धीरे धीरे हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमने कोलबर्ग की जो स्टेजेस पढ़ी हैं, जैसे हमने उसमें देखा है कि मॉरल वैल्यूज़ भी धीरे धीरे स्टेजेस में डेवलप होती हैं। तो ये सुपर ईगो का काम होता है, वो हमारे अंदर कॉन्शियंस जो होता है, कॉन्शियंस बोलते हैं इसको। कॉन्शियंस मतलब कि जो आपको फीलिंग होती है अंदर ही एक सही और गलत की। तो जिसको गलत करने से गिल्ट फीलिंग होता है, मॉरल एंजाइटी होती है, उसको बोलते हैं कि बहुत कॉन्शियस पर्सन है। तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे सुपर ईगो समझाने लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें सही हैं जो हमें करनी चाहिए। सो एक चीज़ इन्होंने यहाँ बताई हुई है, नोट दैट द टर्म कॉन्शियंस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड कॉन्शियस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्शियस अलग चीज़ है। कॉन्शियस मतलब आप कितने अवेयर हो, और कॉन्शियंस मतलब आपको कितना गलत फील होता है जब आप कोई गलत काम करते हो, गिल्टी फीलिंग होती है। तो अब सुपर ईगो में दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो होता है एंजल, एक होता है डेविल। एंजल कौन होता है, जो आपको सही चीज़ करने के लिए गाइड करता है। डेविल होता है जो गलत चीज़ करने के लिए बोलता है। एंड मी, और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है हम। तो हमारे आसपास दोनों चीज़ें होती हैं। हाउ द पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी वर्क टुगेदर। अब ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, जैसे कि एक चीज़ आपके एक मन में, आपके एक चीज़ होती है जो बोलती है कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है कि गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो द इट इज़ यूजुअली द डेविल। तो इट तो एक तो एक्चुअली डेविल हो गया, क्योंकि उसको तो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही। और सुपर ईगो एक तरीके से एंजल हो गया, क्योंकि वो हमेशा बताता है कि जो चीज़ गलत है वो नहीं करनी है। तो बीच में जो फंसता है वो है ईगो, यानी कि वो पर्सन जिसको आई बोला था। अब वो ये कहता है, वो देखता है कि उसको डिसाइड करना है कि उसने एक्चुअली में एक्शन लेना है कि नहीं लेना, वो डेविल की बात माने कि एंजल की।
मतलब कोई इड की बात माने कि सुपर ईगो की बात माने, तो ईगो बीच में आ जाता है। हमने कई बारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी एक फिल्म का एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक पर्सन है, वो अपने ही दोनों उससे बात कर रहा है, दोनों अपने पार्ट से। एक तरफ उसके एंजल बैठा हुआ है उसी की फेस में, एक तरफ डेविल बैठा हुआ है, उन दोनों से वो बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए नहीं। ऐसे हमने बहुत बार देखा भी है, कभी कार्टून्स में या मूवीज़ में दिखाते हैं जो। तो इड कोई डिमांड करता है तो सुपर ईगो उसको मना कर देता है, फिर वो ईगो पर डिपेंड करता है कि वो इड की बात माने कि सुपर ईगो की बात माने। एंड समटाइम्स हम लोग इड की बात मान लेते हैं और गलत काम कर ले, से कोई चीज़ खाने से हमें मना है लेकिन हमें बहुत मन कर रहा है खाने का, तो हम कई बार इड की बातों में आ जाते हैं, सुपर ईगो को साइड में कर देते हैं और जाके उसको खा लेते हैं। और ईगो जो है वो इड की बातों में आ जाता है, फिर क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब हमने कोई गलत चीज़ कर दी है, जो सुपर ईगो बोल रहा था गलत है, फिर भी हमने ईड की बात सुन ली, वो कर लिया। अब क्या होगा, ईगो हमारी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी, और वही कॉन्फ्लिक्ट है ना, वही हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के उसमें नज़र आते हैं। तो यही चीज वो बोल रहे हैं फ्रॉइड के, कि जो ईड की बातों में आके लोग अपने आप को अपने ईगो को वो कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में ले आते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तो वो फिर वो बन जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन जाते हैं जो बिहेवियर में नज़र आते हैं। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जब ईगो कॉन्फ्लिक्ट में आती है। जब हमारी ईगो हर्ट होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हम रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम कुछ और ही मान रहे हैं जो चीज़ एक्चुअली में है ही नहीं। हम वो बोल देते हैं कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हमें बुरा लग रहा है मानने में। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कोई गलत चीज़ कर दी है ईड की बात में आके, जो नहीं करनी चाहिए थी। तो डिफेंस मैकेनिज्म में यहाँ इन्होंने एक टेबल में डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा पढ़ना। तो जैसे डिनायल है, डिनायल में हम मानते ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। तो जैसे बेन एल्कोहलिक है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा कि वो एल्कोहलिक है, वो मानता ही नहीं है, वो कहता है नहीं मैं तो पीता ही नहीं हूँ। तो क्यों वो डिनायल कर रहा है, क्योंकि उसकी ईगो को पता है कि उसने गलत काम कर दिया है, जो सुपर ईगो मना कर रहा था वो किया है। रिप्रेशन मतलब हम जो चीज़ हमें थ्रेटन करती है या जिस चीज़ से हमें हर्ट होता है उसको हम दबा देते हैं, उसको हम अपनी मेमोरी से बाहर ही कर देते हैं। एक्चुअली दबाने का मतलब ये है कि हम उसको भूल ही जाते हैं, कुछ सालों बाद आप भूल गए कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट की थी या अब्यूज़ किया था। जैसे एलिस को याद नहीं आ रहा है कि जब वो बचपन में उसको किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, क्योंकि उससे उसको याद करके बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हर्ट होती है बहुत ज़्यादा अंदर से, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि मेकिंग अप एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो आपने कोई गलत काम कर दिया, आप उसके अब एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस बना रहे हो। जैसे आई डोंट हैव अ ब्रेकफास्ट, आई कैन हैव दैट पीस ऑफ केक लेटर ऑन विदाउट हर्टिंग माई डाइट। पीस ऑफ केक लेटर ऑन विदाउट हर्टिंग माई डाइट। तो किसी ने अगर अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो बोल रहा है कि मैं ये बाद में केक खा लूँगा उसकी जगह पे, तो उससे मेरी डाइट नहीं ख़राब होगी। तो ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए मैं ये कोई हैवी चीज़ खा लूँगा बाद में। तो रैशनलाइज कर रहे हो आप अपने आंसर को, उसको समझाने से। नौकरी नहीं मिलती है तो आप बोल रहे हो कि नहीं वहाँ पे तो मतलब कि रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी इसलिए नहीं मिली, ये नहीं, आप बोल रहे हो कि आप में कोई कमी थी, वो रैशनलाइज हो गया। प्रोजेक्शन मतलब प्लेसिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स ऑन टू अदर्स एज इफ द थॉट्स बिलोंग टू देम। तो जो चीज़ आपको नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, आप दूसरों को बोल रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे कीशा इज अट्रैक्टेड टू हर सिस्टर हस्बैंड बट डिनाइज दिस बट बिलीव द हस्बैंड इज। अब जैसे कोई लड़की है वो अपने सिस्टर के हस्बैंड से बहुत अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो अपने आप को वो सही दिखाने के लिए वो उल्टा बोले कि उसका हस्बैंड मेरे से बहुत अट्रैक्ट होता है। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, अपनी फीलिंग किसी और पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप करोगे तो आप गलत लगोगे। फिर होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मिंग एन इमोशनल रिएक्शन और एटीट्यूड दैट इज द ऑपोजिट ऑफ वंस थ्रेटनिंग। मतलब जो चीज़ आपको लग रहा है कि आप मानते हो उसके उल्टा बोलना ताकि आप गलत ना लगो। जैसे मैट इज अनकॉन्शियसली अट्रैक्टेड टू बेन बट आउटवर्डली वॉइसेज एन एक्सट्रीम हेट्रेड। अब कोई लड़का है, मैट है, वो बेन से बहुत अट्रैक्ट होता है, ये भी एक बॉय है, ये भी एक बॉय है। अब उसको पता है कि ऐसे वो सबके सामने डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो होमोसेक्सुअल है, तो वो जान जान के नारे लगाता है, रोज जाके प्रोटेस्ट करता है कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए, जबकि अंदर ही अंदर वो उससे अट्रैक्ट होता है बेन से। तो आप ऐसी चीज़ जानबूझ के सबको दिखा रहे हो जिसके उल्टा आप सोचते हो।
वो हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर है कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स दैट वुड बी थ्रेटनिंग इफ डायरेक्ट एट द रियल टारगेट ऑन टू अ लेस थ्रेटनिंग। आप किसी अथॉरिटी फिगर पे अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हो, अपने फीलिंग्स नहीं, तो आप अपने वीक टारगेट पे निकालोगे। तो किसी को, जैसे सैंड्रा को उसके बॉस ने डांट दिया, तो वो घर आके उसने अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स फॉलोइंग बैक ऑन चाइल्ड लाइक पैटर्न्स एज अ वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो अगर आप स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो बच्चों की तरह आप जैसे बचपन में करते थे उस तरीके से बिहेव करने लग गए, रोने लग गए। या फिर 4 साल का जेफ है, वो अपना बेड जो है वो गीला करने लग गया क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो नए बेबी को ले आए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड है। तो वो बचपन वाली चीज़ों में घुस, जैसे कई लोग होते हैं रोने लग जाते हैं, कई लोग होते हैं नाराज़ हो जाते हैं, तो वो रिग्रेशन का फॉर्म है, बच्चों की तरह नाराज़ हो जाना। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, ट्राइंग टू बिकम लाइक समवन एल्स। आप किसी और की तरह बनना चाह रहे हो अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए। तो मैरी रियली एडमायर सूजी, द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। शी ट्राइज टू कॉपी हर बिहेवियर। तो कोई लड़की है जिसको मैरी बहुत एडमायर करती है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, तो वो उसको ही कॉपी करने की कोशिश कर रही है, तो वो हो गया आइडेंटिफिकेशन। फिर होता है कंपेंसेशन या सब्सटीट्यूशन। तो ट्राइंग टू मेक अप फॉर द एरियाज इन विच अ लैक इज परसीव बाय बिकमिंग सुपीरियर। तो जिस चीज़ में आपको लग रहा है आप बहुत कम हो या बहुत पीछे हो, उसको पूरा करने के लिए आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छा करते हो। तो रेजी इज़ नॉट गुड एट एथलेटिक्स, सो ही पुट्स ऑल हिज एनर्जी इनटू बिकमिंग एकेडमिक स्कॉलर। तो एथलेटिक्स में ठीक नहीं है, इसलिए एकेडमिक स्कॉलर बनने में पूरी एनर्जी लगा दी। तो ये तो एक तरीके से ठीक चीज़ है, आप कुछ नेगेटिव ना करके अपने लिए पॉजिटिव ही कर रहे हो कंपनसेशन में। सब्लिमेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें आप सोशली अनएक्सेप्टेबल अर्जिस को सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हो। तो जैसे कि एलन है, वो बहुत एग्रेसिव है, उसको गुस्सा बहुत आता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसको वो अपने हॉकी प्लेइंग में यूज़ कर लेता है, तो वो एनर्जी उसकी एग्रेशन में नहीं जाती। सब्लिमेशन भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई तब करते हैं जब ईगो कोई ऐसा काम करती है जो कि सुपर ईगो बोल रहा है गलत है, लेकिन इड की बातों में आ जाती है। तो इसके आगे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी हैं फ्रॉइड की, तो इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।